वेलकम टू CMA फाइनल CFR रिवीजन सीरीज। दोस्तों आज से हम दिसंबर 25 के लिए CFR का रिवीजन सीरीज चालू कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। रेगुलर रिवीजन लेक्चर्स हम चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। टारगेट इज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंप्लीट रिवीजन ऑफ CFR। तो दोस्तों हम यहाँ पे मेनली क्या क्या कवर करेंगे, हमारा गुडविल, शेयर्स, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। Mainly, I'll be having a detailed revision of बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन और फिर इंडेस के ऊपर फोकस करेंगे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शेयर्स। आज का पहला सेशन विल बी ऑन गुडविल। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गुडविल की बात करते हैं। गुडविल को अगर हम वैल्यू करना चाहते हैं, गुडविल वैल्यू करने के बच्चों कई मेथड्स हैं, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। अंडर एवरेज प्रॉफिट देयर आर टू मेथड्स, नंबर ऑफ इयर्स परचेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और सुपर प्रॉफिट में वैसे 4 मेथड हैं, अपने सिलेबस में 3 मेथड हैं, नंबर ऑफ इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एन्यूटी मेथड। तो ये अलग अलग मेथड्स क्या हैं, इनमें क्या क्या कैलकुलेशंस, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, और छोटी छोटी बारीकियां, छोटे ऐसी चीज़ें जहां हमें गड़बड़ हो जाती है, उनको हम ध्यान में रखेंगे। देखो, गुडविल वैल्यूएशन इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक। मतलब ये ऐसा टॉपिक है जहां अलग अलग ऑथर्स अलग अलग आंसर्स देते हैं। तो हमें हमारे इंस्टीट्यूट के साथ सिंक्रोनाइज करके बातों को समझना है। एवरीथिंग अंडर वन पीडीएफ, एवरी कॉन्सेप्ट अंडर वन पीडीएफ। लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन। पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोस्तों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक बात याद रखना। देखो, ये मेरा रिवीजन लेक्चर है, तो मैं इसमें ओवरऑल एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन करने वाला हूँ। इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स की डिस्कशन में रेगुलर लेक्चर में, बिकॉज दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू हैव इन डेप्थ कॉन्सेप्ट डिस्कशन ऑफ एवरी टॉपिक। तो यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड हम बात करेंगे, जैसे हम विद इन वेरी लेस नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला स्टेप, हर मेथड का सबसे पहला स्टेप यही होगा, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या होता है ये? देखो, जो गुडविल खरीदता है, देखो गुडविल अकेला कुछ खरीद नहीं सकते। गुडविल ऐसा कोई पेन नहीं है, गुडविल ऐसा कोई मोबाइल नहीं है कि जाओ जाके बोलो भाई मेरे को आपका गुडविल चाहिए, जाओ जाके रेमंड्स को बोलो मुझे आपका गुडविल चाहिए। तो गुडविल सेपरेबल नहीं होता है, इनसेपरेबल होता है, कनेक्टेड टू बिजनेस होता है। तो बिजनेस खरीदेंगे तो गुडविल साथ में आएगा। तो हमें जो बायर है, जो गुडविल बाय करता है, मतलब जो बिजनेस बाय करता है, वो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है कि ये गुडविल मुझे फ्यूचर में कितना कमा के देगा, और उसी बेसिस पे गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। हर मेथड का बेस है फ्यूचर प्रॉफिट। तो पहला स्टेप बच्चों हमारा रहेगा कैलकुलेशन ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? फ्यूचर प्रॉफिट डेफिनेटली पास्ट प्रॉफिट से मिलेगा। हम क्या करेंगे, पास्ट प्रॉफिट उठा लेंगे, उसमें 5 एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस करेंगे। सबसे पहले रेक्टिफिकेशन। अगर पास्ट प्रॉफिट में कोई गलती है, जैसे स्टॉक अंडर ओवर वैल्यूड है, जैसे कोई असेट्स को गलती से राइट ऑफ कर दिया, तो उस इफेक्ट को रिवर्स करेंगे। नंबर 2, एबनॉर्मल आइटम्स। देखो, गुडविल का एबनॉर्मल आइटम्स के साथ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम वो प्रॉफिट लेंगे जो गुडविल की वजह से कमाया, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। ये एबनॉर्मल चीज़ें हैं, ये एबनॉर्मल चीज़ों का गुडविल से कोई लेना देना नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट से इनका इफेक्ट क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, निकाल देंगे। देखो, गुडविल वैल्यू करने के लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट वो चाहिए जो गुडविल की वजह से कमाते हैं। गुडविल की वजह से क्या होता है सर, बिजनेस चलता है, बिजनेस धंधा चलता है, बिजनेस का प्रॉफिट इज गुडविल प्रॉफिट। गुडविल की वजह से प्रॉफिट, जो हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाते हैं, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज नॉट बिकॉज ऑफ गुडविल। यस और नो? तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हटा दो, जैसे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स,
नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कैसे होते हैं बच्चों? जैसे आपने कोई असेट बेचा, प्रॉफिट कमाया, असेट बेचा, इन्वेस्टमेंट बेचा, लॉस हुआ, तो ये गुडविल से कनेक्टेड नहीं है। ये भी तो प्रॉफिट में इंक्लूड होंगे, इनका इफेक्ट भी तो इंक्लूड होगा। एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। फ्यूचर एडजस्टमेंट्स, मैंने आपको बोला कि जो बंदा बिजनेस खरीदेगा, गुडविल खरीदेगा, वो फ्यूचर प्रॉफिट्स के बेसिस पे गुडविल का कैलकुलेशंस, गुडविल का पेमेंट करेगा। तो क्या होगा, कुछ चीज़ें पास्ट में थी लेकिन फ्यूचर में बदल जाएंगी, तो उसकी वजह से फ्यूचर का प्रॉफिट भी बदल जाएगा, तो हमें फ्यूचर का वो इफेक्ट देना पड़ेगा। समझो पास्ट में कोई मैनेजर था, फ्यूचर में हम उसको डिसकंटिन्यू करेंगे तो उसकी सैलरी हमारी बचेगी फ्यूचर में, फ्यूचर प्रॉफिट बढ़ेगा। समझो पास्ट में हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट था, जो कॉन्ट्रैक्ट हमें ना सस्ते में परचेस करके देता था, तो मेरा कॉस्ट ऑफ परचेस कम होता था, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, फ्यूचर में वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होने वाला, तो वो मेरे को सस्ते में जो परचेज, जो मेरे को सेविंग्स इन परचेज कॉस्ट था, अब फ्यूचर में नहीं होगा, तो फ्यूचर का प्रॉफिट, कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट गिरेगा। फ्यूचर एडजस्टमेंट। देखो बायर तो आगे की सोचेगा, आगे कि गुडविल क्या कमा के देगा, आगे गुडविल क्या कमा के देगा, उसके हिसाब से प्रॉफिट, उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो बच्चों क्या होता है, आ, जो बंदा बिजनेस खरीदेगा, गुडविल खरीदेगा, समझो वो पहले कुछ जॉब वॉब करता था, तो वो अब जॉब छोड़ के यहाँ पे आके ये धंधा संभालेगा, बिजनेस करेगा गुडविल वाला, तो उसकी वो सैलरी हाथ से चली जाएगी, तो वो भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करके माइनस करेंगे। तो बायर का रेम्यूनरेशन, बायर का, क्योंकि मैनेजर निकाला और उसकी जगह बायर काम करेगा, तो बायर का रेम्यूनरेशन, मैनेजर की रेम्यूनरेशन रिवर्स कर दी, तो बायर की रेम्यूनरेशन माइनस कर देंगे प्रॉफिट में से। बात समझा कि नहीं समझा? तो ये 5 एडजस्टमेंट्स का आपको इफेक्ट देना पड़ेगा। कैसे देंगे? देखो मैंने छोटा सा चार्ट बनाया है, पास्ट प्रॉफिट उठा लो, उसमें आपके क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, असेट। देखो क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक का रेक्टिफिकेशन इफेक्ट कैसे होता है? समझो मेरा क्लोजिंग स्टॉक किसी ईयर का अंडर वैल्यूड है, मैं छोटा एग्जांपल ले लेता हूं, 2021 का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ठीक है ना? तो 2021 का प्रॉफिट भी कम हो गया है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, यस और नो? अच्छा, अब याद रखना 2021 का क्लोजिंग स्टॉक, 2021 का क्लोजिंग स्टॉक 2022 का ओपनिंग स्टॉक होगा। अब एक नई बात समझ में आ गई कि अगर आपके स्टॉक में मिस्टेक है तो रेक्टिफिकेशन करेंगे, लेकिन स्टॉक 2 साल में कनेक्ट होता है, 1 साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है, तो आप जब स्टॉक को ठीक करेंगे तो 2 साल के प्रॉफिट को ठीक करेंगे। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो आपका प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है, माइनस, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में आता है, और कॉस्ट अगर कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ गया, तो कम करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन। तो याद रखना, स्टॉक में अगर गलती हुआ, इट विल अफेक्ट प्रॉफिट ऑफ 2 years, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 year बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो दोनों साल का स्टॉक में गड़बड़ आ जाएगा। उसके साथ साथ अगर समझो आपका कोई असेट है, आपने कभी कोई मशीन खरीदा और आपने गलती से उसको रेवेन्यू एक्सपेंस पीएनएल में डाल दिया, तो आपको इसको भी ठीक करना पड़ेगा। इसको कैसे ठीक करना पड़ेगा बच्चों? आप उसको पीएनएल में वापस, पीएनएल में आपने डेबिट किया था, पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे, असेट में डेबिट कर देंगे। पीएनएल में क्रेडिट मतलब प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने देखो इसको प्रॉफिट को बढ़ा दिया। लेकिन आपने इसको अगर असेट में ले लिया, पहले असेट की जगह पीएनएल में गया था, जैसे आप इसको असेट में लेंगे तो आपको इस पे डेप्री लगाना पड़ेगा, तो आप डेप्री अगर आप लगाएंगे तो प्रॉफिट गिरेगा, तो माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। लेकिन याद रखना, ये असेट का रेक्टिफिकेशन एक ही साल में होगा, लेकिन डेप्रीसिएशन हर साल का इफेक्ट आएगा, तो उसके आगे जितने भी साल हैं उसमें डेप्रीसिएशन का इफेक्ट देना पड़ेगा प्रॉफिट में। आपको ध्यान देना, छोटी सी बढ़िया सी एडजस्टमेंट है। मेरा पिछला रिवीजन लेक्चर अगर आप गुडविल का देखेंगे, उसमें मैंने ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट्स के ऊपर एक पूरा अपना एक सम बनाया है, जिसको सॉल्व करके दिखाया है। आज मैं थोड़े वर्कबुक के सम्स उठाने वाला हूं, तो मैं वो अपना सम नहीं उठाया, वर्कबुक के सम्स को कवर अप करूंगा, डिस्कस करूंगा। अच्छा बच्चों,
फिर हमारा लॉस बाय थेफ्ट है। लॉस बाय थेफ्ट एबनॉर्मल है। देखो आपने ना लॉस बाय थेफ्ट पीएनएल में डेबिट कर दिया होगा तो प्रॉफिट में से माइनस हो गया है, रिवर्स करना है तो ऐड बैक करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया होगा। डेबिट करने से प्रॉफिट माइनस हो गया है, अब इसको रिवर्स करना है, ऐड बैक करेंगे। यू हैव टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ दिस। तो लॉसेस का इफेक्ट रिवर्स करना है तो प्रॉफिट में ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट से माइनस हो चुके हैं। लेकिन ऐसे कोई प्रॉफिट्स हैं आपके ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट्स, तो बच्चों ये जो प्रॉफिट्स हैं ये आपको निकालने हैं, ये प्रॉफिट में इंक्लूड हो चुके हैं, पीएनएल में क्रेडिट हो गए, नेट प्रॉफिट में इंक्लूड है, निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी गेम खेलेगा। कैसे इन्वेस्टमेंट की गेम खेली जाएगी, मैंने पूरा डिटेल नोट्स बनाए हैं उसके, खाली आप ध्यान से उसको सुनते जाओ। अच्छा, फ्यूचर में मैंने आपको बोला फ्यूचर एडजस्टमेंट, तो कोई फ्यूचर में ऐसी चेंजेस आने वाली हैं जिससे मेरा फ्यूचर में इनकम घटेगा, फ्यूचर में कॉस्ट बढ़ेगा, तो दैट विल आल्सो हैव इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर प्रॉफिट, बिकॉज वी वांट फ्यूचर प्रॉफिट फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने आपको क्या बोला, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हम लेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर बोला होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला होगा, जो भी है ये एक्चुअल नहीं, इम्प्लाइड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब बायर की सैलरी, जो बायर गुडविल बाय करके बिजनेस संभालेगा, जॉब छोड़ के आएगा, तो उसकी वो जो दूसरा काम कर रहा था छोड़ के आया, वहां पे उसकी जो लॉस ऑफ इनकम है, यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काउंट करते हैं। आई होप आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। बहुत अच्छा। तो आपको बच्चों ये प्लस माइनस करके फ्यूचर ऑपरेटिंग, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस का प्रॉफिट, क्योंकि गुडविल मतलब बिजनेस, गुडविल मतलब बिजनेस। ध्यान देना, मैंने आपको कई छोटी छोटी बातें जो ओरली बताई, मैंने लालम लाल, लालम लाल में मैंने क्रिटिकल एडजस्टमेंट्स लिखी हुई हैं। ये पीडीएफ आपको आपके इस लेक्चर के, यूट्यूब लेक्चर के लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक में मिस्टेक है 1 ईयर, तो दैट विल हैव इफेक्ट ऑन ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो 2 साल में गड़बड़, 2 साल में रेक्टिफिकेशन होगा। और अगर आपके फिक्स असेट में मिस्टेक है तो उस साल आप फिक्स असेट को रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन जैसे आपने फिक्स असेट को रेक्टिफाई किया, बाय डिफॉल्ट आपको डेप्रिसिएशन को भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन डेप्रिसिएशन खाली 1 साल नहीं, हर साल लगता है, तो हर साल डेप्रिसिएशन रेक्टिफिकेशन इफेक्ट लेना पड़ेगा आपको। हाँ, अब दोस्तों इस सब में कभी कभी वो लोग ना इनकम टैक्स की गेम खेलते हैं। तो अगर इनकम टैक्स आपके क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप भी मस्ती मत करना, भूल जाना इनकम टैक्स को। लेकिन अगर इनकम टैक्स दिया तो याद रखना, जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आप गुडविल के लिए लेते हैं वो कौन सा होना चाहिए, वो प्रॉफिट होना चाहिए आफ्टर इनकम टैक्स, फाइनल प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स एंड आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड। मतलब जो प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट इक्विटी होल्डर्स के लिए है वो प्रॉफिट लेना पड़ेगा। बोला सर प्रॉफिट कमाया वो लेते हैं कि डिविडेंड के बाद का? देखो इंडियस के हिसाब से क्या है ना, प्रेफरेंस शेयर्स को फाइनेंशियल लायबिलिटी माना है, तो प्रेफरेंस शेयर्स को क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी मानते हैं तो उसके डिविडेंड को भी एक्सपेंस जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इंडियस के हिसाब से, ये इंडियस फाइनल में इंडियस के हिसाब से सब चला रहे, तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, तो we'll get profit after preference dividend, and that is the profit that we have to take for computation of goodwill। तो दोस्तों इस बात का बहुत ध्यान देना, अगर आपके क्वेश्चन में टैक्स एडजस्टमेंट है तो मैंने उसका एक टेबल बना दिया है, कैसे उसको डील करेंगे। देखो आपको ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा, समझो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लो जो दिया है, आप उसमें टैक्स जो माइनस किया हुआ है उसको ऐड बैक करो, रिवर्स करो, क्या करो, उसको ऐड बैक करो, तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। टैक्स को रिवर्स करो। क्यों टैक्स को रिवर्स कर रहे हैं? क्योंकि देखो प्रॉफिट बदलने वाला है,
प्रॉफिट में ये 5 एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस होंगी। अगर आप ये प्रॉफिट में 5 एडजस्टमेंट प्लस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बदल जाएगा, तो टैक्स भी बदलना पड़ेगा, टैक्स भी चेंज हो जाएगा। रीजन 1, रीजन 2, हो सकता है आज अपना टैक्स रेट अलग है और फ्यूचर में टैक्स रेट चेंज हो गया होगा। मतलब अगर फ्यूचर में हम सोचते हैं टैक्स रेट चेंज होगा तो हम फ्यूचर प्रॉफिट के लिए फ्यूचर का टैक्स रेट लेंगे। तो एज ऑफ नाउ सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में टैक्स की बात करता है तो आप पुराना टैक्स जो माइनस हो चुका है ऐड बैक करो तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। फिर आप रेक्टिफिकेशन, एबनॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट, फ्यूचर एडजस्टमेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये पांचों आइटम्स प्लस माइनस करो तो आपको फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। अभी ये टैक्स बिफोर टैक्स मिलेगा। अब आपका ये फाइनल प्रॉफिट है। पुराना प्रॉफिट बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट बदल गया तो पुरानी टैक्स को हमने रिवर्स किया, फिर प्रॉफिट चेंज किया। अब हम उस फ्यूचर प्रॉफिट पे फ्यूचर का टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे। हाँ, अगर टैक्स रेट फ्यूचर में सेम है तो सेम टैक्स रेट माइनस करेंगे, लेकिन अगर टैक्स रेट बदल गया तो नया टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स माइनस करेंगे। हाँ सर, तो आपको एफएमपी आफ्टर टैक्स मिलेगा। फिर आप इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड हटा देंगे, माइनस करेंगे तो आपको फाइनल एफएमपी मिलेगा जो आपको गुडविल वैल्यूएशन के लिए यूज करना है। दिस इज सब्जेक्ट टू कंट्रोवर्सी कि प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं इसके ऊपर लड़ाई नहीं करना चाहता बिकॉज हमें सीएमए फाइनल, सीएमए इंस्टीट्यूट के इधर एग्जाम देना है तो उसका जो ओपिनियन है उसको हम फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पे कोई हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं जिसके हिसाब से हम करें, ये तो एक एक्सपर्ट वैल्यूएशन मेथड है। एक एक्सपर्ट्स मतलब वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स ने जो मेथड दिए हैं वो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब मैंने आपको कुछ चीजें ऑलरेडी बताई हैं। प्रॉफिट शुड बी आफ्टर टैक्स, आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर गुडविल वैल्यूएशन। अगर प्रॉफिट आपका फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे, बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, 2-4 साल का प्रॉफिट एवरेज निकालना पड़ता है, तो अगर आपका प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग है तो सिंपल एवरेज कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट एक ट्रेंड में है, ट्रेंड में मतलब ईयर ऑन ईयर यू फाइंड प्रॉफिट इंक्रीजिंग, ईयर ऑन ईयर यू फाइंड प्रॉफिट डिक्रीजिंग, then you will not use simple average, rather you will use the weighted average। weighted average weights कैसे देते हैं वो सिंपल कैलकुलेशंस हैं। हाँ, अब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे इस कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट में, अभी भी हम पहले स्टेप पे हैं। पहला स्टेप एक ओशियन है, वो अगर पक्का हो गया, दो जगह पे खाली अपने को ध्यान देना है। पहला स्टेप प्रॉफिट में, दूसरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये वाला स्टेप पहले खत्म करते हैं। इन्वेस्टमेंट सबसे क्रिटिकल पॉइंट होने वाला है। देखो इन्वेस्टमेंट्स ना दो टाइप के रहते हैं, नॉन ट्रेड एंड ट्रेड। अच्छा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? ये वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि हमने मशीन रिप्लेस करना है तो वी हैव मेड इन्वेस्टमेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन, मशीन बिजनेस से कनेक्टेड है। या हमने डिबेंचर्स को रिडीम करना है तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, रिलेटेड है, नेसेसरी हैं। या हमारा एक बहुत मेजर कस्टमर है, मेजर कस्टमर हमारा बहुत बड़ा स्टॉक खरीदता है हमसे, उसने हमें कंडीशन रखा है, हमसे ना, जब वो खरीदने आया था तो कंडीशन रखा कि भाई हम आपसे इतना स्टॉक खरीदेंगे प्रोवाइडेड आप हमारे कंपनी के 10% शेयर्स खरीद लो। तो हमने बोला भाई इतना बड़ा मेजर कस्टमर इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा है तो हम क्यों ना उनके कंपनी में 10% शेयर्स खरीद लेते हैं। अब ये बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस करने के लिए नेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स है। ये इन्वेस्टमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स मतलब कंपनी अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से जब चाहे जिधर चाहे एक्सेस मनी को इन्वेस्ट करता है, दैट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। बच्चों, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बिजनेस से कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो हमारे कॉन्सेप्ट्स, गुडविल वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट्स क्या बोलते हैं? अगर आपके, ये यहाँ पे मैंने सब एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जो बोला है सब लिखा हुआ है। अगर आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है, लेफ्ट में ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है, तो आप क्या करेंगे,
जब आप एवरेज फ्यूचर प्रॉफिट निकालेंगे तो उसकी इनकम उसमें इंक्लूड है, रहने देंगे, कुछ मत करना। लेकिन अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो आप उसकी इनकम को प्रॉफिट से निकाल देंगे, क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है। नॉन ट्रेड, अगर मैं किसी डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करता हूं, मुझे वहां से इंटरेस्ट इनकम आता है, तो आप सोच के बताओ, क्या इसका मेरे बिजनेस के गुडविल से कोई लेना देना है? क्या ये इंटरेस्ट इनकम मेरे गुडविल की वजह से आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं जब गुडविल वैल्यू करूंगा तो ये इनकम लेने का कोई मतलब ही नहीं। तो ये मेरे प्रॉफिट में इंक्लूड है तो हटा दो, इसको एक्सक्लूड करेंगे, माइनस करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग क्या बोल के निकाल देंगे? नॉन ऑपरेटिंग, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। आगे के एडजस्टमेंट्स में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना बिजनेस में पैसा लगा है, दैट इज असेट्स माइनस लायबिलिटीज, नेट एसेट्स। उसमें उसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट हाँ इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो बिजनेस के एसेट्स हैं, बिजनेस से रिलेटेड एसेट्स हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स उस कैपिटल एम्प्लॉयड में एक्सक्लूड करेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड एसेट, ये तो नॉन बिजनेस एसेट है, नॉन ऑपरेटिंग एसेट है। आई होप सो, वेरी वेरी क्लियर। तो बहुत ध्यान देना, ट्रेड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सर प्रॉब्लम साइलेंट है तो क्या करना है? देखो, प्रॉब्लम साइलेंट है तो उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानना है। लेकिन मैंने सरप्राइजिंगली वर्कबुक में देखा, एक सम में ना इन्वेस्टमेंट लिखा था और उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। इंस्टीट्यूट ने उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान के सॉल्व किया है, और दूसरे सम में नहीं लिखा है तो नॉन ट्रेड मान के सॉल्व किया है। इसका मतलब है इंस्टीट्यूट कुछ भी दोनों करता है। मैं आपको सजेशन दूंगा, मेरा जो ओपिनियन, जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स एंड बहुत सारे बुक्स में मैंने देखा है कि जब कुछ नहीं बोला तो हम इन्वेस्टमेंट्स को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स मानेंगे। हाँ, लेकिन लिखा है कि इन्वेस्टमेंट इज फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, तो उसका मतलब ही है वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है। आपको इनडायरेक्टली हिंट दिया होगा कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है। ठीक है सर, तो आपका यहाँ पे क्या कैलकुलेट हो गया बच्चों? हमारा स्टेप 1 कैलकुलेट हो गया। हमने एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल लिया कि जो बायर है जब बिजनेस खरीदेगा तो फ्यूचर में कितना प्रॉफिट एन्युअली कमाएगा। अब बच्चों, गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? बस आप क्या करो, उस एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस, वो तो नंबर ऑफ इयर्स परचेस नेगोशिएट होता है, उसके बारे में इन डेप्थ डिस्कशन रेगुलर लेक्चर्स में तो होता रहता है। एज ऑफ नाउ रिवीजन लेक्चर, फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। अच्छा बच्चों, तो ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड कंप्लीट। इसमें 2 स्टेप्स हैं, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे, दूसरा उसको इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस कर देंगे। अब एवरेज प्रॉफिट में सेकंड मेथड की बात करेंगे, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों, हर मेथड का पहला स्टेप सेम है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। Step 2 is capitalized profit, which is equal to average future maintainable profits upon NRR into 100। NRR क्या होता है सर? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब नॉर्मली हमारा जो बिजनेस है, वैसे टाइप के बिजनेस में नॉर्मली कितना एवरेज रिटर्न है, नॉर्मल रिटर्न है। समझा कि नहीं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेनली दिया रहता है, लेकिन कभी कभी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ता है। अच्छा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं? कभी कभी आपको ना 2 डेटा दिया रहता है। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ NRR ऑप्शन 1 इट इज गिवन इन क्वेश्चन, ऑप्शन 2 आपको क्या दिया होगा? रिस्क फ्री रिटर्न, कि अगर बिना रिस्क हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना रिटर्न आता है। लेकिन हमारे बिजनेस में, हमारे धंधे में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क है,
तो रिस्क लेने का रिस्क प्रीमियम। समझो आप एफडी में पैसा लगाते हैं तो 8% का रिटर्न आपको मिलता है, लेकिन उसमें रिस्क नहीं है, हमारे धंधे में रिस्क है। तो आप अगर रिस्क लेंगे तो योर रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट बी रिस्क फ्री। 8% अगर आपको मिलता है धंधे में तो धंधा क्यों, फिर तो एफडी में डाल के आराम करो घर में। तो आप धंधे में पैसा लगाएंगे तो धंधे में रिस्क प्रीमियम होता है, रिस्क लेते हैं, एक्स्ट्रा रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है। समझो हमारे बिजनेस का रिस्क डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ रिस्क द प्रीमियम रिस्क प्रीमियम चेंजेस, क्वेश्चन में दिया होगा, कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको एनआरआर आ जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा आपको दिया रहेगा कि हम लोग डिविडेंड पे करते हैं कितना 12% ऑन फेस वैल्यू 100 और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 150 रुपीज। अब इसमें क्या है बच्चों, जो भी इसमें आप बोलेंगे सर 12% डिविडेंड तो 12% एनआरआर हुआ, नहीं। क्या होता है, आज आप अगर शेयर खरीदेंगे तो आप 150 रुपए में खरीदेंगे और आपको डिविडेंड 100 रुपए के ऊपर मिलेगा, फेस वैल्यू पे मिलेगा। यहां पे ना एवरेज कम हो जाता है। बहुत सारे कंपनीज बड़ा परसेंटेज रिटर्न डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड। एक बार एक कंपनी ने 100% डिविडेंड डिक्लेयर किया तो वो मेरे को क्लास में बच्चे बोले सर 100% रिटर्न डिक्लेयर किया। मैं बोला शेयर होल्डर्स आर क्राइंग कि कम डिविडेंड दे रहे सर 100%। अरे गद्दू बंधु 100% फेस वैल्यू का है, फेस वैल्यू 110 रुपया है, इसकी मार्केट वैल्यू 1000 रुपया है, मतलब 1000 रुपए पे तुम 10 रुपया डिविडेंड दे रहा है। इफेक्टिव डिविडेंड 1% हुआ, 1000 पे 10 रुपया। क्योंकि आज जिसने पैसा लगाया है उसका उसका इन्वेस्टमेंट तो 1000 रुपया है, उसको तो 1000 के पीछे 10 मिला, वो तो बोलेगा 100। देखो फेस वैल्यू पे डिविडेंड होता है, लेकिन इफेक्टिव डिविडेंड तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड यील्ड बोलते हैं इसको। डिविडेंड यील्ड इज व्हाट, एनआरआर। तो मेरा एनआरआर कैसे कैलकुलेट होगा यहाँ पे बच्चों, 12 रुपए का डिविडेंड, 100 का 12%, 150 रुपए के ऊपर, 150 के ऊपर 12% डिविडेंड, तो 12 डिवाइड बाई 150 इट कम्स टू 8%। मतलब मेरा इफेक्टिव डिविडेंड रेट इज 8%। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एनआरआर। तो अलग अलग क्वेश्चंस में आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी, यूज इट एंड कैलकुलेट योर एनआरआर। ओके सर, डन डन डन। तो आप क्या करेंगे बच्चों, हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड में थे, तो पहला स्टेप हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100। ये बताता है कि आपको अगर एवरेज प्रॉफिट कमाना है तो कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था यूजिंग एनआरआर परसेंटेज। ठीक है। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा मुद्दा। पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो आप क्या करेंगे, पहले ईयर एंड पे कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है वो निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में, तो आप क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ईयर एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, ईयर एंड नेट असेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड इज नेट असेट्स, कितना नेट असेट्स हमारे धंधे में लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स ले लेंगे, लेकिन ध्यान रखना उसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, गुडविल भी नहीं लेंगे, गुडविल भी नहीं लेंगे, टैंजिबल असेट्स लिए जाते हैं। हाँ, लेकिन हमारी इंस्टीट्यूट क्या बोलती है, अगर आपका गुडविल परचेज्ड गुडविल है तो आपने एक्चुअली में गुडविल, देखो ये बैलेंस शीट में गुडविल दिया होगा पुराना गुडविल, तो पुराना गुडविल अगर आपका परचेज किया हुआ गुडविल है तो आपने एक्चुअली पैसा लगाया है, एक्चुअली इन्वेस्ट किए हैं पैसे गुडविल में, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड में लेंगे। लेकिन वो अगर परचेज गुडविल नहीं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो फिर उसका आपने एक्चुअली कोई पैसा नहीं दिया, मेहनत करके बनाया, तो वो गुडविल कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लेंगे। इफेक्टिवली बाय डिफॉल्ट
आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के टाइम जो पुराना बैलेंस शीट में गुडविल है उसको नहीं लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली लिखता है कि वो परचेस्ड गुडविल है तो फिर आप ले लेना कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो हमारा मेनली पेपर में कैसे करना है उस पर इंपॉर्टेंट फोकस होगा। तो हमने क्या कैलकुलेट किया बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैसे कैलकुलेट किया, उसमें हमने असेट्स की रिवाइज्ड वैल्यू ले ली, दो असेट्स नहीं लिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, उसमें से लायबिलिटीज माइनस कर दी। अब आप एक बात याद रखना, आप जब लायबिलिटीज माइनस करेंगे इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी लायबिलिटी करके काउंट किया जाएगा। देखो प्रॉफिट में आपने प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस किया तो असेट्स में प्रेफरेंस कैपिटल माइनस करेंगे, दोनों कनेक्टेड हैं। वहां पे आपने प्रॉफिट में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इनकम हटा दिया तो आपने यहां पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा दिया, समझा कि नहीं। दोनों जगह इफेक्ट आना चाहिए, या दोनों जगह इफेक्ट दो या दोनों जगह से इफेक्ट हटाओ, हर एक चीज का अपना अपना लॉजिक है बच्चों। तो आपने प्रेफरेंस कैपिटल यहाँ पे लायबिलिटी करके माइनस करना पड़ेगा, सो दैट गिव्स यू क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन हमें तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं। इट्स ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2। ये फॉर्मूला बहुत रेयर यूज होता है क्योंकि आपको खाली क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं दिया होगा। बट ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। आपका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में हाफ ईयर का करंट ईयर प्रॉफिट माइनस करो तो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पता चलेगा। लॉजिक्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। मेरा एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन कराना है। एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन में आपको कैसी चीज़ें क्या करनी है, कैसे फॉर्मूला यूज करने हैं, कहाँ किसको चीज करना है, किस चीज़ को नहीं करना है, यह डिस्कशन है। अच्छा, कभी कभी आपके प्रॉफिट में कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, हो चुका होता है, तो फिर फॉर्मूला और इन डेप्थ चला जाता है। एक आध सम में मैंने देखा था ये मेथड से सॉल्व किया हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हाफ ऑफ प्रॉफिट रिटेंड हाफ ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। समझो 100 रुपया कमाया और उसमें से 40 रुपया डिविडेंड के नाम से बांट दिया, तो 60 रुपया रिटेंड है, तो जो रिटेंड है उसका हाफ माइनस करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है 40 उसका हाफ प्लस करेंगे। लॉजिक्स मेन लेक्चर्स में इन डेप्थ, बिकॉज दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू डिस्कस ऑल दिस लॉजिक्स, वी आर जस्ट डूइंग रिवीजन। अच्छा, कभी कभी आपको असेट्स और लायबिलिटीज नहीं दिए होते हैं, बिकॉज असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स। असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स। तो आपको कभी कभी कैपिटल और रिजर्व्स दिए होंगे, तो आप क्या करेंगे उस केस में, कैपिटल और रिजर्व्स को आपस में जोड़ देंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखना, जब आप कैपिटल और रिजर्व्स को जोड़ देंगे तो दैट विल गिव यू नेट असेट्स, ऑल नेट असेट्स। फिर आपको आपको इन्वेस्टमेंट्स नॉन ट्रेड है तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अगर आपके बैलेंस शीट में गुडविल है वो माइनस करना पड़ेगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो इफ आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, तो मैं अगर आपको बोलूं, एक सिंपल एग्जाम्पल दे के आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये बहुत क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इसीलिए इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं। आपका गुडविल है आपका 100 का, आपके नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं 200 के, करंट असेट्स हैं आपके 500 के, बैलेंस शीट का टोटल हो गया 15, 16, 17, 1800। छोटा सा एग्जांपल ले लिया मैंने। शेयर कैपिटल आपका, रिजर्व्स आपके, लाइबिलिटीज़ आपके, ये आपका हो गया 1800 रुपये। तो लाइबिलिटीज़ हम ले लेते हैं 900 रुपये का लाइबिलिटी ले लेते हैं, ये 400 ले लेते हैं, ये 500 ले लेते हैं। तो मैं अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहता हूं तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा बच्चों। तो इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है, इसको छोटा कर देते हैं। हाँ, इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है, मैं असेट्स ले लूंगा, आई विल टेक दी असेट्स, फिक्स्ड असेट्स ले लेंगे 1000 रुपये के, गुडविल नहीं लेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेंगे, करंट असेट्स ले लेंगे 500 के, तो हो गए 1500, उसमें से लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे,
900 के, तो आपके कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड 600 रुपया आ जाएगा। और हम इसको और कैसे कर सकते हैं, हम कैपिटल प्लस रिजॉर्स के थ्रू इसको कर सकते हैं। तो मेरा कैपिटल कितना हो गया 500, मेरे रिजॉर्स कितने हो गए सर 400, तो मेरा नेट असेट्स 900 हो गया। लेकिन इसमें मेरा गुडविल भी इंक्लूड है, इसमें मेरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड है। तो माइनस कर दो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस कर दो पुराना गुडविल, पुराना गुडविल। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 200 हट जाएंगे, पुराना गुडविल 50 हट जाएगा। तो 900 में से 250 हट जाएंगे, तो आपका 650 नहीं, सॉरी गुडविल 100 है, इधर ही मिस्टेक करता हूँ, 600 का कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो दो तरीके से आंसर वही निकलेगा, तरीका दो अलग अलग है। अब आप कौन सा तरीका कभी यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन इंफॉर्मेशन गिवन इन दी क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर आपको असेट्स लायबिलिटीज नहीं दिए तो आपको कैपिटल प्लस रिजॉर्स के थ्रू नेट असेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ध्यान देना इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर छोटी छोटी बात का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अब पेपर में इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, कभी कभी उन्होंने क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को लेके ही अपना आगे कैलकुलेशंस किया है, लेकिन कभी कभी उन्होंने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मेनली कभी निकालेंगे जब आपको करंट ईयर प्रॉफिट दिया होगा, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट माइनस करना है। तो मैंने ऐसे सम्स भी देखे हैं जिसमें करंट ईयर प्रॉफिट देने के बाद भी इंस्टीट्यूट ने क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को बेस लेके आगे कैलकुलेशंस की है। तो देखो, आपको अभी इंस्टीट्यूट ही एक ही चीज को मतलब अलग अलग तरीके से करता है, तो अपने को भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, समझा कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इंस्टीट्यूट के सम्स हैं, जैसे इंस्टीट्यूट ने जहां जैसे किया है हम उसको चुपचाप वैसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे नोट लिख दिया, करंट ईयर प्रॉफिट इज नॉट गिवन, देन वी टेक क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ओनली फॉर फर्दर कैलकुलेशन, एंड इंस्टीट्यूट हैज टेकन एवरेज समटाइम्स क्लोजिंग समटाइम्स। पूरा लिख दिया मैंने, सब नोट्स लिखे, आप पीडीएफ उठाओ, पूरा गुडविल का 100% कॉन्सेप्ट एक 6 पेज के पीडीएफ में कवर हो जाएंगे, 100% कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, अब आपने क्या निकाल लिया, आई रिपीट, क्या क्या स्टेप था। पहले आपने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट निकाला, फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला। अब गुडविल कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइज प्रॉफिट में से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपका स्टेप 3 में से स्टेप 4 माइनस करेंगे, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज माय गुडविल। I hope so. Formulae are very very clear to everyone. तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। ये प्रॉफिट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आने की प्रोबेबिलिटीज आर वेरी वेरी हाई। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेप बच्चों सेम रहेगा, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे ऊपर निकाला था सेम निकालेंगे, इतना पैसा बिजनेस में ऑन एन एवरेज इन्वेस्टेड है। अच्छा, और आप क्या करेंगे, समझो हमने एक अमाउंट ले लेता हूं, आसानी हो जाती है थोड़ा समझना। समझो हमने 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है, समझो हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए अगर हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, समझो मेरा एनआरआर 10% है, मतलब 10 लाख पे 10% मुझे नॉर्मली कमाना चाहिए। तो माय फॉर्मूला बिकम्स एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100 टू गेट माय नॉर्मल प्रॉफिट। सो माय नॉर्मल प्रॉफिट इज हाउ मच, इनटू 10%, दैट इज 1 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरे वाले बिजनेस में 10 लाख रुपया लगा के नॉर्मली लोग 1 लाख कमाते हैं 10% एनआरआर के हिसाब से, लेकिन हम कितना कमाते हैं, हम तो 1.5 लाख कमाते हैं। तो हम लोगों से 50,000 एक्स्ट्रा कमाते हैं, तो मैं 1.5 लाख कमाता हूं, नॉर्मली लोग 1 लाख कमाते हैं ये धंधे में, तो मैं एक्स्ट्रा कमाता हूं
50,000 0.5 lakhs क्यों एक्स्ट्रा कमाता हूं? बिकॉज ऑफ गुडविल. That is my super profit. Extra profit I earn, then normal profit, then standard profit is my super profit. और सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे ही गुडविल को वैल्यू किया जाएगा. कैसे वैल्यू किया जाएगा? उसके लिए 3 मेथड्स हैं. नंबर ऑफ ईयर्स परचेस मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड. तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ. समझो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस 3 है, तो 3 इंटू 50,000, 1.5 लाख का गुडविल. अमाउंट्स के साथ थोड़ा समझना आसान हो जाता है, तो मैंने ऐसे ही डमी अमाउंट्स उठा लिए हैं. अच्छा, कैपिटलाइजेशन में क्या करना पड़ेगा भाई? सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100 अपॉन 10 इंटू 100. तो ये फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हमारा गुडविल कितना आएगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे? 5 लाख रुपया. कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल की वैल्यू सबसे ज्यादा आती है, सबसे ज्यादा कैपिटलाइजेशन मेथड. अच्छा, एन्युटी मेथड में क्या होता है ना, प्रेजेंट वैल्यू काउंट की जाती है. प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब देखो यहाँ पे एनआरआर कितना है? एनआरआर इज 10%. तो हम क्या करेंगे? 1 डिवाइड बाय 1.10%. 10 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. अगर 12% है तो 1 डिवाइड बाय 1.12. 7% है, 7% है तो 1 डिवाइड बाय 1.7 नहीं, 1.07. फिर आप क्या करेंगे? देखो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस 3 है, तो इसको 3 बार इक्वल टू दबाएंगे, 3 बार इक्वल टू दबाएंगे. तो आप 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू इक्वल टू फिर आप GT का बटन दबाएंगे. ग्रैंड टोटल कुठे आहे? हाँ, GT. दैट गिव्स यू अ फैक्टर 2.4868. टेक अप टू 4 डिजिट्स. ये एन्युटी फैक्टर है. सर ये क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू. देखो बहुत सिंपल बात है. बायर ना जब गुडविल खरीदता है तो वो आज गुडविल का पैसा देता है फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए, लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट्स तो उसको फ्यूचर में मिलेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल. तो उसका आज पैसा दे रहा है, तो बायर का एक लॉस है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट. वो पेमेंट आज कर रहा है बट प्रॉफिट फ्यूचर में कमाएगा. तो बायर क्या बोलेगा कि मैं प्रॉफिट फ्यूचर में कमाऊंगा, तुम आज पैसा ले रहे हो तो मैं इंटरेस्ट काट के दूंगा. प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल है. तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया. 1 डिवाइड बाय 1.10 कितना? नंबर ऑफ ईयर्स परचेस इक्वल टू देन GT ग्रैंड टोटल. तो आपको एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा और आप इसको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे. आपका गुडविल का वैल्यू हो जाएगा 50,000 इंटू 2.4868. इट कम्स टू 124,340 रुपीज. 124,340 रुपीज. तो दोस्तों इस तरीके से हम हमारे गुडविल के इतने सारे मेथड्स को यूज करेंगे. हर छोटी क्रिटिकल पॉइंट मैंने आपको समझा दी है. तो अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक प्यारा सा वर्कबुक का सम ले लेते हैं. इंस्टीट्यूट के सम्स तो शायद आपने कर लिए होंगे, आपके क्लासेस में आपको सिखा दिए होंगे, वो भी बढ़िया से सम्स हैं. आई हैव सॉल्व एवरी. उसमें भी आपके इंस्टीट्यूट के जो आंसर्स हैं वहाँ पे कई कई जगह पे कंट्रोवर्सी है, कई कई जगह पे सच्ची में मिस्टेक्स हैं जो मैंने ठीक करवा के सिखा दी हैं. जब यहाँ पे मैंने वर्कबुक ओपन कर दिया है, आपका प्यारा वर्कबुक. एक सेकेंड. हम वर्कबुक की बात करते हैं. मैंने वर्कबुक में 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, लेकिन इस लेक्चर में एक क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना. अगले लेक्चर में आई ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस. चलो, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ वैल्यूएशन फ्रॉम योर वर्कबुक. ध्यान देते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड वाला सम है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. देखो सुपर प्रॉफिट मेथड में ना 4 स्टेप्स में पहले सुपर प्रॉफिट आता है. एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट,
उसके बाद एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, देन नॉर्मल प्रॉफिट, देन सुपर प्रॉफिट। 4 स्टेप्स में सुपर प्रॉफिट आता है। उसके बाद 5वां स्टेप गुडविल है, जो मेथड टू मेथड्स फाइनल फॉर्मूला लगाओ, गुडविल तैयार कर जाओ। ओके ओके, लेट्स बिगिन विद द प्रश्न क्रमांक 5 फ्रॉम वर्कबुक, योर पेज नंबर 32 ऑफ वर्कबुक। वर्कबुक बहुत ही जबरदस्त बनाया गया है ये बताने के लिए कि डू नॉट एक्सपेक्ट द पेपर टू बी नॉर्मल एंड सिंपल, एक्सपेक्ट द पेपर टू बी ऑफ गुड लेवल। अच्छा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू यू असर्टेन वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ एसकेटी व्हिच इज कैरिंग ऑन रिटेल ट्रेडिंग बिजनेस यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ, सुपर वर्ड लिखा नहीं बट सॉल्यूशन सुपर प्रॉफिट मेथड से सॉल्व किया है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आप अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे, कोई भी कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करेंगे, आपका गुडविल का वैल्यू सेम टू सेम आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे गुडविल आपको दे रखा है, गुडविल आपको दे रखा है, तो हम पहले पहले यहां पे नोट करेंगे, इट इज टू बी एक्सक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल। देखो पढ़ते पढ़ते पहले तो तोड़ेंगे, इसको हथौड़ा लेके तोड़ेंगे, एनालिसिस करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ले लेंगे भाई, ले लो, ठीक है। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल लेस आरडीडी। अच्छा, लायबिलिटी में अपने को कैपिटल है, पीएनएल है, बैंक ओडी, टैक्स 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 है तो संभालना, टैक्स है तो संभालना, टैक्स है तो संभालना। ये आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ब्रेकअप है दोस्तों, नोट है, नोट में ब्रेकअप है, उसमें बिल्डिंग एंड मशीन है। द कंपनी बिगेन ऑपरेशन इन 17 विथ अ पेड अप कैपिटल ऑफ 6 lakhs। द प्रॉफिट्स फॉर रिसेंट ईयर्स आफ्टर टैक्स, ये प्रॉफिट्स कौन से हैं बच्चों? आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स यहां पे काउंट होगा। मैंने ये सम लिया ही इसीलिए क्योंकि इसमें इनकम टैक्स है, इसलिए मैंने ये सम उठाया है। इजी इजी सम्स तो आप कर लेंगे, थोड़ा क्रिटिकल सम्स उठा लेंगे। हाँ, अब आपका 20, 21, 22, 23, 24, 5 साल का प्रॉफिट दिया है, बट इसमें ना एक साल में ना, पहले साल में ना इसमें लॉस है, तो क्या इसको हम लेंगे? आंसर इज हाँ, एवरेज में लेंगे। लेकिन लेकिन अगर ये लॉस कुछ एबनॉर्मल रीजंस की वजह से, अब जैसे एबनॉर्मल रीजंस क्या हो सकते हैं? उस साल कोविड था, या उस साल बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ था, तो स्ट्राइक की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द ईयर कंपनी का धंधा बंद रखा पड़ा था, और उस साल बड़े फ्लड्स आ गए थे, तो हमारी पूरी कंपनी, पूरी फैक्ट्री उसमें डूब के सब खत्म हो गया था, तो धंधा ही खत्म हो गया था, तो वो एबनॉर्मल ईयर है। अगर वो इस रीजन से लॉस है तो हम उस ईयर को ही इग्नोर करेंगे, क्योंकि देखो आज तो सब ठीक है ना। गुडविल कैलकुलेट ऐसे होता है, ऑल इज वेल। गुडविल बिजनेस को बढ़ा के देता है, एबनॉर्मल फैक्टर्स का ऐसा थोड़ी सोचेंगे कि फ्यूचर में फ्लड आएगा, फ्यूचर में स्ट्राइक होगा, ऐसा सोच के थोड़ी गुडविल वैल्यू करेंगे। हम गुडविल वैल्यू करने के टाइम ऐसा सोचेंगे कि फ्यूचर ऑल इज वेल, फ्यूचर सब ठीक चलेगा, तो सब ठीक चलेगा, तो ठीक जो नहीं था उस ईयर को इग्नोर करेंगे अगर ये रीजंस हैं तो। और अगर आप देखेंगे यहां पे लिखा है लॉस इन 20 वाज ड्यू टू प्रोलॉन्ग स्ट्राइक, इसका मतलब है 2020 में जो नुकसान हुआ स्ट्राइक की वजह से हुआ, इसका मतलब है इसको हम गुडविल वैल्यूएशन में कतई इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे। तो ये वाला डाटा, ये वाला डाटा यूजलेस इंफॉर्मेशन, नोट लिखेंगे, निकाल देंगे। बाकी हम ये 4 साल के प्रॉफिट को उठाएंगे। उसमें भी क्या बोलता है, कंपनी हैज बीन पेइंग इनकम टैक्स एट एवरेज रेट ऑफ 25% टैक्स रेट है, बट द टैक्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू, अब गवर्नमेंट उसको 30% बना देगी फ्यूचर में। सीतारामन अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो 30% टैक्स करने वाली हैं, बढ़ाने वाली हैं।
तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फ्यूचर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के टाइम पहले 25% टैक्स रिवर्स करेंगे, फिर एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस करेंगे, फिर 30% टैक्स फ्यूचर टैक्स माइनस करेंगे फ्यूचर प्रॉफिट निकालने के लिए। बिकॉज गुडविल कैलकुलेशन के लिए मुझे फ्यूचर प्रॉफिट चाहिए। बायर फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कैलकुलेशंस करेगा, पास्ट को बेस लेके फ्यूचर प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, उसके बेसिस पे गुडविल निकालेगा। Dividends were distributed at 12% for year ending 24 market price of share। मैं आपको बोला था ये आपको कैलकुलेट क्या करने को काम आएगा सर, एनआरआर कैलकुलेट करने को काम आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। The profits up to 24 were calculated after deducting 45 remuneration of managing director। From April 24 गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंक्रीज्ड रेम्यूनरेशन ऑफ 75। दोस्तों ये है मेरा फ्यूचर एडजस्टमेंट। फ्यूचर में डायरेक्टर को 45 की जगह 75 का रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, तो मेरा खर्चा अप हो जाएगा 30,000 से, तो प्रॉफिट फ्यूचर कम हो जाएगा 30,000 से। खत्म बात, फ्यूचर एडजस्टमेंट। फिर बोलता है कंपनी हैज सिक्योर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट बट अलाउज फॉर that allows procurement of material at advantageous prices with the benefit of 65 per annum for the next 5 years। अगले हमने क्या किया है, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, फ्यूचर में रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, और रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा 65,000 का, हमें फ्यूचर में 5 साल बेनिफिट होगा। 65,000 बेनिफिट होगा मतलब फ्यूचर प्रॉफिट विल इंक्रीज। ये मेरा फ्यूचर का एडजस्टमेंट है। तो दोनों फ्यूचर के एडजस्टमेंट्स दिए, जबरदस्त। आपको कैलकुलेट करना है गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले इसको एक दिमाग में ना पिक्चर बना देते हैं। पहले हम एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे। वो कैलकुलेट करने के लिए पहले एक मैपिंग कर देता हूं मैं सम का, फिर हम उसको फटाफट 10-12 मिनट में सॉल्व कर देंगे। मैपिंग कर देते हैं, अगला सम अगले लेक्चर में सॉल्व करूंगा, ये वाले लेक्चर में एक सम सॉल्व करके इसको वाइंड अप कर देंगे। अब बात करते हैं मैपिंग की। सबसे पहले हम पास्ट प्रॉफिट उठाएंगे, उसमें टैक्स रिवर्स करके बिफोर टैक्स प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, एवरेज बिफोर टैक्स प्रॉफिट निकालेंगे। उसमें फिर ये एडजस्टमेंट्स की वजह से प्रॉफिट चेंज होगा, वो प्लस माइनस करेंगे, तो फ्यूचर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, उसमें से फ्यूचर टैक्स माइनस करेंगे, फ्यूचर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज एफएमपी आफ्टर टैक्स मिल जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं, तो वो फाइनल प्रॉफिट आपका हो जाएगा। दूसरा, अब आप जब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में आप असेट्स ले लेंगे, असेट्स में गुडविल नहीं लेंगे, बाकी सब असेट्स ले लेंगे। लायबिलिटीज में बैंक ओडी, टैक्स प्रोविजन, टैक्स ट्रेड पेएबल सब लेस कर देंगे, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। अब दोस्तों आइडियली इसमें करंट ईयर प्रॉफिट तो आपको मिला हुआ है, यस और नो। आइडियली इस वाले सम में you should have taken, the institute should have taken average capital employed, मतलब क्लोजिंग में से हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट लेस करेंगे तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, तो वो करना चाहिए था। बट इंस्टीट्यूट ने क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को बेस लेके आगे का गेम खेला है। तो देखो वो खुद ही बोलते हैं कि भाई ठीक है ऐसा भी कर सकते हैं, तो ठीक है हम भी वैसा भी, एग्जाम में ना कंफ्यूजन होता है तो क्लोजिंग को लेके आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है बच्चों। बट अदरवाइज एक 50 का हाफ लेस करना चाहिए, हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। ओके, उसके बाद आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, सुपर प्रॉफिट आएगा। सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100 कैपिटलाइजेशन मेथड का गुडविल आ जाएगा। अब इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं बच्चों, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैं सॉल्व करूंगा तो ही मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रॉम वर्कबुक, पेज नंबर 32 में वो भी लिख देता हूं। तो हम इसका पहला स्टेप क्या लेंगे, स्टेप 1,
कैलकुलेशन ऑफ एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। यस सर। तो देखो, आप एक और बात ध्यान में रखना, जब हमने ऊपर डिस्कशन किया, ये देखो, ये जो आपने प्लस माइनस किया, ये जो आपने इसको पास्ट प्रॉफिट में से एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस किए, इसमें एक बात ध्यान रखने जैसी है कि कुछ कुछ एडजस्टमेंट स्पेसिफिक ईयर में, कुछ कुछ एडजस्टमेंट स्पेसिफिक ईयर में प्लस माइनस होती हैं। पास्ट अगर किसी एक साल में आग लगी थी तो उस साल उसका रिवर्सल आएगा, किसी एक साल में स्टॉक वैल्यूएशन में गड़बड़ है तो उस साल और उसके अगले साल इफेक्ट आएगा। किसी एक साल में आपका कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो उस पर्टिकुलर ईयर में उसका इफेक्ट रिवर्स करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हर साल वाली एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो हर साल वाली एडजस्टमेंट्स या तो हर साल प्लस माइनस करेंगे, एवरेज निकाल के एक बार प्लस माइनस करेंगे। मैं आपको रिपीट करता हूं, जो एडजस्टमेंट्स हर साल वाली एडजस्टमेंट्स होती हैं, जैसे फ्यूचर एडजस्टमेंट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हर साल इफेक्ट आएगा। हर साल फ्यूचर में ये कॉस्ट बढ़ेगा, ये कॉस्ट घटेगा। तो हर साल वाली एडजस्टमेंट्स, स्पेशली फ्यूचर एडजस्टमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हर साल, 5 साल का प्रॉफिट है तो पांचों साल प्लस माइनस होगा। शॉर्टकट, एवरेज निकाल के, एवरेज निकाल के एक ही बार प्लस माइनस करेंगे, मैथमेटिकली आपका आंसर पहले वाला ही बिल्कुल सेम आएगा। तो याद रखना बच्चों, इन बहुत एक्चुअली गहराई वाली चीज़ें हैं, बहुत इन डेप्थ डिस्कशन वाली चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम टाइम में मैक्सिमम बातें आपको कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। और अगर कई चीज़ें आपको कनेक्ट नहीं होती हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर छोटे छोटे 10-10, 5-5, 15 मिनट के वीडियोस बना के आपको शेयर करेंगे। तो आप मेहरबानी करके रिक्वेस्ट है कि कमेंट पक्का करिए, आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट करिए, अगर कोई इंप्रूवमेंट है तो भी कमेंट करिए, और क्या एक्सपेक्टेड है वो कमेंट करिए, शेयर करिए, बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, और लाइक पक्का करिएगा। बहुत मेहनत लगती है रिवीजन लेक्चर्स बनाने के लिए बच्चों। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे बच्चों, लेट्स मूव फर्दर। अब यहाँ पे ना हमारे पास स्पेसिफिक ईयर वाली एडजस्टमेंट्स नहीं, हमारे पास खाली फ्यूचर एडजस्टमेंट्स हैं, नहीं। हाँ, तो हम क्या करेंगे, वो तो फ्यूचर एडजस्टमेंट्स तो क्या करेंगे, हम एवरेज में से ही एडजस्ट कर देंगे। हर साल प्लस माइनस करने की जगह एवरेज में एक बार प्लस माइनस किया, दैट विल गिव यू 100% सेम आंसर। तो पहले तो एवरेज निकाल लेते हैं, लेकिन मैं 2020 के प्रॉफिट को इग्नोर करूंगा क्योंकि स्ट्राइक की वजह से था, तो बाकी चारों प्रॉफिट को हम लेके एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेंगे। देखो कैसे सॉल्व करने का इस सम को, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 कर देंगे, तो ये आपका 98,125, क्या बात है, 138,150। अब एक और मैं आपको बात बोलना चाहूंगा, आइडियली इस सम में आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ट्रेंड है एक, प्रॉफिट ना इंक्रीज हो रहा है, ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे सम में आइडियली वेटेड एवरेज लेना ज्यादा एडवाइजेबल है। बट इंस्टीट्यूट इज अगेन सेम वे, कभी लिया है कभी नहीं लिया, कभी कभी खुद बोलते हैं वेटेड एवरेज लो, कभी कभी नहीं बोलते हैं, तो जब नहीं बोलते हैं तो नहीं बोलने के टाइम कभी लिया है कभी नहीं लिया है, तो सब चल जाता है यहाँ पे सब। आप क्या करने का, अगर आप लेना चाहते हैं तो नोट लिखो कि सिंस देयर इज अ ट्रेंड इन द प्रॉफिट वी आर टेकिंग वेटेड एवरेज, अल्टरनेटिवली सिंस नथिंग इज मेंशन वी कैन टेक सिंपल एवरेज, बट वेटेड एवरेज इज द बेटर ऑप्शन। लेकिन इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे आंसर में सिंपल एवरेज, अगर आप देखेंगे इंस्टीट्यूट ने सिंपल एवरेज लिया है। हाँ, अरे वेटेड एवरेज लिया है, बहुत अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट इंस्टीट्यूट हैज टेकन वेटेड एवरेज बिकॉज ऑफ ट्रेंड। तो हम भी वेटेड एवरेज ले लेते हैं, बहुत अलग अलग सम्स में अलग अलग ओपिनियन है, तो वेटेड एवरेज फिर कैसे लिया जाएगा,
आपको वेटेड एवरेज कैसे लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंस्टीट्यूट ने 22, 23, 24 तो 2020 के प्रॉफिट को नहीं लिया, लेकिन 21 के प्रॉफिट को क्यों नहीं लिया वो पता नहीं। अब देखो ऐसा प्रैक्टिकली नहीं करते हैं सम्स में। इंस्टीट्यूट बोलता है कि हमने 2020 के लॉस को इग्नोर किया बिकॉज ऑफ स्ट्राइक which is abnormal event. We are excluding profit of 21 also. अरे because impact of strike was there in that year also. लिखा थोड़ी है, मन मर्जी से अजम्पशन ले लिया कि भाई 20 में स्ट्राइक हुआ लॉस हुआ तो 21 में प्रॉफिट थोड़ा कम दिख रहा है, तो बोला स्ट्राइक की वजह से अभी भी इफेक्ट है, स्ट्राइक की वजह से धंधा खराब हो गया था तो 2021 में भी उसका इम्पैक्ट था तो 2021 को भी निकाल दिया। मैं प्रिफर करूंगा कि 2021 को लेना चाहिए, क्योंकि आप जितने भी बुक्स उठाएंगे, मैंने जितने भी बुक्स देखे हैं वो सब बुक्स यही चीज बोलते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक ईयर में एबनॉर्मल फैक्टर है तो उसको निकाल दो, अनलेस स्पेसिफाइड, इफ नॉट स्पेसिफाइड बाकी सब ईयर्स नॉर्मल माने जाएंगे। ऐसा अज्यूम करना कि 20 में स्ट्राइक था उसका इफेक्ट 21 में भी है, ऐसा आई फील इज नॉट एडवाइजेबल। सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज बेटर दैट हम 21 वाला प्रॉफिट भी लें। एनीवेज अगर आपको इंस्टीट्यूट के अजम्पशन के हिसाब से जाना है तो आप 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज ले सकते हैं। तो चलो मैं इंस्टीट्यूट वाला आंसर दिला देता हूं, बट मैं उस आंसर से वो नहीं, क्या बोलते हैं, आई एम नॉट हैप्पी विद द आंसर। अच्छा वेटेड एवरेज कैसे लेते हैं, वेट्स देते हैं। वेटेड एवरेज में ना जो लेटेस्ट प्रॉफिट को ना हाईएस्ट वेट देते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अगर मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर तो फ्यूचर प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग ट्रेंड के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो माय फ्यूचर प्रॉफिट विल बी नियर टू माय लेटेस्ट प्रॉफिट विच इज द हाईएस्ट प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट विल बी नियर टू लेटेस्ट प्रॉफिट विच इज द हाईएस्ट प्रॉफिट। तो लेटेस्ट प्रॉफिट को हाईएस्ट रिलेटिव इंपॉर्टेंस देंगे, हाईएस्ट वेट देंगे और उसके हिसाब से हम वेटेड एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। 1.25, एक मिनट, किधर गया, 1.25 पुराना प्रॉफिट है तो उसको हम लोएस्ट वेट 1 दे देंगे। फिर आपका 1.38 138 का सेकंड प्रॉफिट है, उसको हम वेट नंबर 2 ले देंगे और 153 ले लेंगे। और सम ऑफ दी वेट्स 1 + 2 + 3, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1.25 इंटू 1 138 इंटू 2 और 150 इंटू 3 851 डिवाइड बाय 6 तो 141 833। तो आपका प्रॉफिट आ गया 141 एक मिनट 141 833, ये आफ्टर टैक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो अगर मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है और 25% टैक्स है तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा 75। तो इसका मतलब है ये 75% है आफ्टर टैक्स, तो बिफोर टैक्स 100% कितना। सो इसमें से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 141 833 इज 75%, तो 100% कितना। इट्स अ क्रॉस मल्टीप्लाई। 141 833 आफ्टर टैक्स है मतलब ये 75% है आफ्टर टैक्स, तो बिफोर टैक्स मतलब 100% कितना। 100 बिफोर टैक्स को 100 ले रहे हैं।
और आफ्टर टैक्स 75 हो जाएगा, तो ये 75 है तो रिवर्स ग्रॉसिंग अप करो और 100% आपका आ जाएगा 141,833 इंटू 100 डिवाइड बाय 75, 189 11 189 111 इज द एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आपको फ्यूचर एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट देना पड़ेगा। फ्यूचर एडजस्टमेंट्स दो हैं हमारे। सबसे पहले आपका 45,000 टू 75 इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, तो फ्यूचर प्रॉफिट, खर्चा बढ़ेगा प्रॉफिट घटेगा। इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर इन फ्यूचर कितना बढ़ेगा सर? 30,000, तो फ्यूचर प्रॉफिट 30 घटेगा। और एक कॉन्ट्रैक्ट आएगा जो फ्यूचर में 65,000 हर साल बेनिफिट देगा, तो ऐड बढ़ेगा प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम या सेविंग्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, और सेविंग्स मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा आपका, तो दैट गिव्स यू फ्यूचर प्रॉफिट। और कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, ना कोई रेक्टिफिकेशन है, ना कोई एबनॉर्मल आइटम है, तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है। फ्यूचर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फ्यूचर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा? 189,111 प्लस 65 माइनस 30 224,111। अच्छा, ये बिफोर टैक्स है, लेकिन हमें आफ्टर टैक्स चाहिए, तो इसमें से हम फ्यूचर टैक्स माइनस करेंगे और फ्यूचर टैक्स रेट चेंज होने वाला है, 30% बोला है होगा, इंटू 30%, दैट कम्स टू 67,233। ये माइनस करके आपको एवरेज एफ एम पी आफ्टर टैक्स मिल जाएगा, माइनस इज इक्वल टू, अरे माइनस इज इक्वल टू 156,878। आई होप सो आई एम राइट। 224,111 इंटू मैं 0.7 करूँ तो 70%, 156,878 हो गया आपका। तो ये मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। सबसे क्रिटिकल स्टेप यही रहता है। देखो, इसमें एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है जो मैं एग्री नहीं करता, बिकॉज 21 में स्ट्राइक नहीं था। आप ऐसा नॉर्मली अज्यूम नहीं कर सकते कि जब तक बोला नहीं है यू कैन नॉट अज्यूम। उन्होंने अज्यूम किया है, तो अजम्पशंस हैं। तो आप अगर अज्यूम नहीं करेंगे तो आप 4 साल का वेटेड एवरेज निकालेंगे। अगर 4 साल का लेंगे तो आंसर विल चेंज ड्रास्टिकली, पूरा आंसर बदल जाएगा। राइट मिलेगा, बिल्कुल राइट मिलेगा। राइट डाउन दी नोट, राइट डाउन दी अजम्पशन। समझा कि नहीं? क्योंकि जितने भी बाकी सम्स मैंने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में देखे हैं और दूसरे इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल्स में देखे हैं, उन्होंने ऐसा अजम्पशन नहीं लिया हुआ। ओके सर, अपनी स्पेशल इंस्टीट्यूट ने इस बार स्पेशल अजम्पशंस लिए हैं। चलो, तो हम स्टेप 2 के पीछे जाते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए असेट्स माइनस लायबिलिटीज लेंगे। तो रिवाइज्ड वैल्यू दिया तो रिवाइज्ड वैल्यू, नहीं तो बुक वैल्यू, और उसमें हम एक असेट नहीं लेंगे, वो है गुडविल। अच्छा विल नहीं लेंगे। इन्वेस्टमेंट्स होंगे तो नॉन ट्रेड है तो नहीं लेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स हैं ही नहीं, दिक्कत ही नहीं हमें। तो आपका बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी दोनों ले लेते हैं। 460 का ब्रेकअप दिया है नोट में, तो बिल्डिंग अपना 235। सो बिल्डिंग रिवाइज्ड वैल्यूज नहीं दिए हैं तो बुक वैल्यूज ही लेने पड़ेंगे। देखो ना, रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। बुक वैल्यूज और 225, 235 के बाद 225। अच्छा, बाकी असेट्स की बात करते हैं। ये ले लिया। इन्वेंट्रीज 310, ओके। तो बाकी डेटर्स होंगे, ट्रेड रिसीवेबल माइनस आरडीडी 240,
कैश वैश नहीं है, माइनस लायबिलिटीज, बैंक ओडी, टैक्स प्रोविजन, और आपका अगला लायबिलिटी है ट्रेड पेएबल। वन 118,645 और तीसरा है 184। ओके ओके, टिंग टिंग, ओके। तो हमारा कैलकुलेटर जी 235 प्लस 225, 460 है ये, 310 प्लस 240, ये असेट्स की टोटल वैल्यू हो गई 10,10,000 में से 1,18,600 माइनस 45,000 माइनस 184 कर देंगे तो हमें 6,62,000 ये मिलेगा आपका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। आइडियली यहाँ पे स्टोरी क्लोज नहीं करना चाहिए था, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहिए था। तो कैसे निकालेंगे? माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, और करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ है, करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ है 150। ओके, बढ़िया सर, अच्छे जा रहे। नहीं लिया इंस्टीट्यूट ने, आप चेक कर सकते हैं। इन्होंने 156,878 तो हमने भी निकाल लिया। हाँ, 662,400 लेके यहाँ पे क्लोज कर दिया। एवरेज नहीं निकाला है, एवरेज नहीं निकाला है, ठीक है। एवरेज निकालेंगे तो -150 करंट ईयर प्रॉफिट का हाफ माइनस करेंगे। अब आपका ना यहाँ पे एनआरआर भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एनआरआर आपको नहीं दिया हुआ। एनआरआर बच्चों कैसे निकालेंगे? डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। आप अगर ध्यान से एडजस्टमेंट रीड करेंगे हमारा, वो बोलता है कि आपका डिविडेंड रेट 12% है, डिविडेंड रेट 12% है, और 12% 100 का 12 रुपया हुआ, और मार्केट प्राइस 135 है। तो आपका डिविडेंड 12 रुपया हो जाएगा बच्चों, मार्केट प्राइस 135 हो जाएगी 100। तो आप इफेक्टिवली जो जो बंदा शेयर खरीदेगा वो तो बोलेगा मुझे 135 पे 12 रुपया मिलता है, तो 135 पे 12 रुपया कम्स टू 8.8888% आ रहा है यार। तो 8.88% हमारा आ गया 1, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? एनआरआर आप इसको चाहें तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। इतना पैसा हमने लगा के रखा है, उस पे इतना % रिटर्न नॉर्मली लोग कमाते हैं हमारे धंधे में। तो हमने 662,400 इन्वेस्टमेंट कर रखा है। नॉर्मली हमारे बिजनेस में 8.88% का रिटर्न नॉर्मली लोग कमाते हैं। तो अकॉर्डिंगली नॉर्मली हमें कितना कमाना चाहिए था? 8.88, इट कम्स टू 58,880। ये मेरा नॉर्मल रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब वो नॉर्मली लोग हमारे बिजनेस में कमाते हैं ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, उस पर एनआरआर लगा दिया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। हम कितना कमाते हैं एवरेज? हम तो 156, मतलब हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कमाते हैं। तो नाउ विल गेट दी सुपर प्रॉफिट। स्टेप नंबर
5 will be your super profit. So what is the formula of super profit? Average future maintainable profit minus normal profit. Average future maintainable profit 156,878, normal profit 58,880. तो आप अगर माइनस करेंगे तो आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा 878 माइनस 58,880, इट कम्स टू 97,998. हम नॉर्मल से इतना प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हैं, मतलब लगभग 98,000 रुपीज़, 98,000 रुपीज़. और मेरा गुडविल कौन से मेथड से बोला है? कैपिटलाइजेशन मेथड. So what is the formula for capitalization method of goodwill? It's your super profit upon NRR into 100. Super profit is 97,998. फॉर्मूले आपके पास पक्के होने चाहिए. 888% या 8888 लिखो, परसेंटेज नहीं लिख के ऊपर 100 लिखो, एक ही बात है. तो 97,998 into 100 divide by 8.888888, that gives you a goodwill of 1102477, 11,02,477. ये आपका गुडविल का कैपिटलाइजेशन मेथड से वैल्यू है बच्चों. इंस्टीट्यूट का आंसर थोड़ा डिफरेंट होगा हमसे, बिकॉज उन्होंने एनआरआर को राउंड ऑफ किया है, 9% ले लिया है उन्होंने 8.88 को. तो थोड़ा सा गुडविल का वैल्यूएशन में फर्क आने वाला है, क्योंकि एनआरआर बढ़ गया तो सुपर प्रॉफिट घट गया तो गुडविल भी घट जाएगा उनका. हमने एक्यूरेटली कैलकुलेट किया है. तो इस सम से हमें यह सीखने को मिला सबसे पहले कि अगर आपका प्रॉफिट एक ट्रेंड में है तो आप वेटेड एवरेज मेथड यूज करेंगे. नंबर 2, अगर किसी साल कोई एबनॉर्मल फैक्टर, पूरा साल एबनॉर्मल फैक्टर था, वो साल ही इग्नोर करेंगे. इंस्टीट्यूट ने उसके अगले साल को भी इग्नोर किया, ऐसा अज्यूम करके कि उस स्ट्राइक का इफेक्ट अगले साल भी धंधे पे बहुत ज़्यादा था, तो अफेक्टेड ईयर लेने का ही नहीं है, नॉर्मल ईयर अपने को गुडविल में लेने का है. हाँ, दूसरी बात, अगर आपका क्वेश्चन में टैक्स दिया है तो आपको पहले पुराना टैक्स को ऐड बैक करके रिवर्स करके प्रॉफिट, पुराना प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है. फिर आपने उसमें 5 एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस करनी है, और वो 5 एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस करने के बाद आपको मिलेगा फ्यूचर प्रॉफिट बिफोर टैक्स. फिर आप फ्यूचर का टैक्स रेट अलग है तो नया टैक्स रेट के हिसाब से आप फ्यूचर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे. ये आपका एवरेज एफएमपी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया. कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन के टाइम गुडविल को नहीं लिया जाएगा. अगर गुडविल परचेज्ड लिखा है तो ही लेंगे. इन्वेस्टमेंट्स होते थे तो उसको हम नहीं लेते थे बोल के कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं. क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, आइडियली इस सम में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास करंट ईयर प्रॉफिट अवेलेबल है. तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट. हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट इज 1,50,000. लेटेस्ट ईयर इज द करंट ईयर. 23-24 इज द लेटेस्ट ईयर, दैट इज द करंट ईयर. तो वो आपका आधा 75 माइनस करेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा. इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्लोज कर दिया है. मैंने आपको बोला था कि दोनों ऑप्शंस इंस्टीट्यूट ऑप्ट करता है. एनआरआर कैलकुलेशन मैंने 3 तरीके से बोली थी. यहाँ पे डिविडेंड यील्ड मेथड है, डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100 गिव्स यू एनआरआर. अब आप इस एनआरआर को कैपिटल एम्प्लॉयड पे अप्लाई करो तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा. एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करो, सुपर प्रॉफिट मिलेगा. देन गुडविल का फॉर्मूला लगाओ, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100, कैपिटलाइजेशन मेथड आपको गुडविल मिल जाएगा. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेशंस, देखो हर सम में कुछ ना कुछ लड़ाई, कुछ ना कुछ क्रिटिकल डिस्कशन है ही है. ये चैप्टर में हो सकता है डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट लेक्चरर्स विल हैव डिफरेंट आंसर्स, ऑल आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू दी अजम्पशंस. आप देखो इंस्टीट्यूट ने दूसरा सम उठाऊंगा तो उन्होंने एवरेज निकाले. मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैंने सॉल्व किया है और भी सम्स आज ही देखा है. देखो इन्होंने अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कितना बड़ा समय, कितना बड़ा समय. हाँ, इन्होंने क्या किया,
इसके पहले वाला सम जो मैंने कैलकुलेट किया था गुडविल का था, ये 2 नंबर, 1 और 2 नंबर सम में किया था, 1 नंबर सम में किया था। हाँ, तो इन्होंने देखो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, इंस्टीट्यूट का वर्कबुक का पहला सम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट लेस करके एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया इंस्टीट्यूट ने ये सम में। अगले सम में नंबर 2 सम में ना क्वेश्चन आपको एक हिंट देता है, किधर तो क्वेश्चन में लिखा था कि आप क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को ही ले लो, एवरेज कैलकुलेट मत करो। अगर क्वेश्चन आपको ऐसा बोल देता है तो फिर क्या बात है, फिर तो क्या ही बात है, क्या टेंशन ही नहीं। फिर तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 में होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। हाँ, लिखा है वर्किंग फॉर्म पार्ट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर योर कैलकुलेशन। खुद ही बोलता है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेके कैलकुलेशन करो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट मत करो। तो देखो जहां पे एवरेज बाय डिफॉल्ट एवरेज निकालना है, अगर करंट ईयर प्रॉफिट मालूम है तो खुद ही बोलता है क्लोजिंग लेना है तो क्लोजिंग ले लेंगे, करंट ईयर प्रॉफिट नहीं मालूम तो भी क्लोजिंग ले लेंगे। तो आपको जस्ट सम के हिसाब से वर्कआउट करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको अगर एवरेज कंफ्यूज करता है तो आप अजम्पशन क्लोजिंग लेके आगे बढ़ो, आप अल्टरनेटिवली एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी यूज्ड बोल के छोड़ दो। मुझे लगता है इंस्टीट्यूट आपको उसके ऊपर भी मार्क्स डेफिनेटली देना चाहिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस एंड अजम्पशंस। मैं इसमें इतनी और पॉसिबल कंट्रोवर्सीज हैं, डिस्कस करूंगा तो आपको चक्कर आ जाएंगे। क्यों, कैसे? क्योंकि मैं जब सीए फाइनल में ये पढ़ाता था तो वहां पे इतनी सारी कंट्रोवर्शियल चीजें होती थी, एक ही क्वेश्चन ना 3 बुक में 3 अलग आंसर, और टीचर जो मेरा सिखाता था चौथा आंसर, मॉड्यूल में 5वां आंसर, पागल हो जाता था मैं। तो अलग अलग अजम्पशन सब लोग लेते थे, अलग अलग आंसर्स आते थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा गुडविल का पहला रिवीजन का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। तो अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड, प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए और कमेंट में पक्का लिखिए कि आपको कैसा लगा लेक्चर, और एट द सेम टाइम आप और क्या क्या लेक्चर्स आपको सुनने हैं, तो हम अकॉर्डिंगली वो लेक्चर्स को प्रायोरिटी पे रिवीजन में लेके हम क्लोज करेंगे। चलो दोस्तों, टाटा बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।